Hello everyone, I am Siddharth Shankar Roy, PhD scholar in Structural Engineering. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोरिंग सिविल, जिसमें हम सिविल इंजीनियरिंग के फील्ड के सारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उन सब के ऊपर डिस्कशन करते हैं। फिर स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ के ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम के ऊपर कंसंट्रेट करके सारे डाउट्स हमारे जो है होते हैं वो क्लियर करते हैं। तो आज का जो वीडियो है दोस्तों वो है रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट ई, जी, के एंड म्यू। ये तो आप सब फैमिलियर होंगे, इससे जानते ही होंगे ये कांस्टेंट सब क्या है। ई क्या है, यंग्स मॉडुलस। जी क्या है, शेयर मॉडुलस। के बल्क मॉडुलस। म्यू पॉइजन्स रेशियो। सो दीज आर नोन एज इलास्टिक कांस्टेंट्स। ओके, सो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। ये जो रिलेशन है, मैं यहाँ पे डेफिनेशन नहीं दे रहा हूँ, डायरेक्ट इसका रिलेशन जो आ रहा है उसके ऊपर हम चलेंगे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक वीडियो इस चैनल में डाला हुआ है। आप जाके पहले उसको देख सकते हो कि ई क्या है, जी क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है, कैसे आया है, उसका सारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है मैंने ऑलरेडी उसके ऊपर वीडियो डाला हुआ है। तो चलिए, रिलेशन बिटवीन यंग्स मॉडुलस ई, शेयर मॉडुलस जी। अच्छा, ये जो शेयर मॉडुलस है इसको कभी कभी बुक्स में सी लिखा जाता है, क्योंकि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी उसे कहा जाता है। इसलिए ये थोड़ा चेंज होता है। बाकी ये जो यंग्स मॉडुलस हो गया, ये जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो गया, ये ई ही रहता है सारे बुक्स में। पॉइजन्स रेशियो को कहीं कहीं भी या फिर ठीक है एम भी लिखा जाता है कहीं कहीं, तो इसलिए इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, पर इसका स्टैंडर्ड नोटेशन यही है। ये इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बिल्कुल आपका बेसिक से लेके मतलब पॉलिटेक्निक्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे लेके आपके गेट तक, मतलब ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट जो होता है वहाँ तक ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ये रिलेशन के ऊपर हमेशा गेट में एक क्वेश्चन आता ही है, कंपलसरी है। और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप दे रहे हो उसमें मैं लिख के दे दूंगा कि ये 1, 2 या फिर 3 या फिर हो सकता है 4-5 क्वेश्चन इससे ही आ जाए, इससे रिलेटेड। ठीक है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको ध्यान से देखना होगा। इसलिए मैंने 2 भागों में ये वीडियो बनाया है। पहले मैंने डेफिनेशन दिया हुआ है, ठीक है, फिर ये दूसरे भाग में रिलेशन, फिर इसके ऊपर हम प्रॉब्लम करके देखेंगे कि कैसे होता है। चलिए, इन तीनों में क्या हो गया, ई इज इक्वल टू 2G 1 + म्यू। ये बहुत आसान है याद रखने का। आप सिम यूज करते होंगे, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, अभी तो 4G का ज़माना है। तो मान लीजिए जो ई हो गया ना, ये 2G है, फिर मल्टीप्लिकेशन में क्या रहता है ब्रैकेट के अंदर 1 + म्यू। पॉइजन्स रेशियो में आपको 1 ऐड करके जस्ट आपके 2G सिम जो होता है ना उसमें मल्टीप्लाई करना होता है, तो ये हो जाता है यंग्स मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। फिर देखिए ये जो रिलेशन हो गया यंग्स मॉडुलस, बक मॉडुलस एंड पॉइजन्स रेशियो, इन तीनों में तो यहाँ पे चेंज क्या हो गया, ये बक मॉडुलस यहाँ पे हो गया के। ठीक है, ये क्या होता है, देखिए यहाँ पे 2G था, ठीक है, यहाँ पे 3G होता, पर G के बगैर यहाँ पे क्या है, बक मॉडुलस है, इसलिए ये K लिखा गया है। इसको इस तरह से आप याद रख सकते हो, जिंदगी भर याद रहेगा, भूलोगे नहीं। ठीक है, कैसे, E जो हो गया ना 2G होता है, फिर जब इसका रिलेशन बल्क मॉडुलस के साथ आता है तो 3G हो जाता है, पर G के जगह क्या लग जाता है, बस बल्क मॉडुलस के। ठीक है, फिर अंदर क्या हो जाता है ब्रैकेट में, पहले वाले में 1 + म्यू था, यहाँ पे 1 - 2 म्यू होता है, 2 × म्यू, 1 - 2 × म्यू। ये आपको थोड़ा याद रखना है, ठीक है, बाकी सारी चीज़ सेम होता है यहाँ पे। फिर क्या होता है, ये म्यू को हम हटा देते हैं, ठीक है। ये जो तीनों हो गए रिलेशन बिटवीन यंग्स मॉडुलस, शेयर मॉडुलस एंड बल्क मॉडुलस, ई, जी एंड के, इनके बीच में रिलेशन ये हो गया। ये बहुत ज़्यादा आसान है याद रखने को। कैसे, ये जो क्वेश्चन है हमेशा गेट में पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। आप कोई भी इंटरव्यू दे दो, कोई भी इंजीनियर हो, कोई भी सॉफ्टवेयर कर रहे हो, किसी के ऊपर कोई प्रैक्टिस कर रहे हो, किसी सॉफ्टवेयर के ऊपर कंसल्टेंट काम कर रहे हो, तो ये तो हमेशा आपके साथ डील करता ही है। ठीक है, ये क्या होता है, E = 9 kg/3k + G। इसको कैसे याद रखना है, ऐसे 9 kg मतलब क्या है, 9 किलो, ठीक है, वेट याद रख लो, बाय 3 kg प्लस बीच में डाल दो, बस इतना ही हो गया, 9 kg/3 kg। ये कभी नहीं भूलोगे आप अभी, मतलब 9 किलो रह गया ऊपर, ज़्यादा है इसलिए ऊपर, नीचे क्या है 3 kg है, बट
के एंड जी के बीच में एडिशन होता है प्लस, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन नहीं कर देना, मतलब 9 kg/3 kg मत कर देना, नहीं तो ये तो kg कट के 9/3 हो जाएगा, फिर ये 3 हो जाएगी, = 3 नहीं होगा, ठीक है। इसलिए इसको याद रखने का बहुत अच्छा तरीका यही है, 9 kg/3 k प्लस जी या 9 kg/3 kg। ऊपर है 9 kg का सामान, नीचे 3 kg का रखा गया है, ठीक है। चलिए हम इसके ऊपर प्रॉब्लम करेंगे, उससे पहले देख लेते हैं इनका यूनिट्स क्या आता है। सो ये हो गया एक टेबल जिसमें इलास्टिक कांस्टेंट हो गया लेफ्ट पार्ट में, राइट पार्ट में उनका यूनिट्स दिया गया है। सो पहला होता है यंग्स मॉडुलस ई। इसका यूनिट क्या होता है, स्ट्रेस के यूनिट के साथ सेम ही होता है। क्यों होता है, क्योंकि आप जानते हो, पहले वाले वीडियो मेरे देख लो जिसमें हुक्स लॉ, यंग्स मॉडुलस क्या है मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है, उससे यूनिट ये क्यों आता है ऐसा पता चल जाएगा। क्यों, क्योंकि जो इलास्टिक कांस्टेंट ई होता है, यंग्स मॉडुलस जो होता है, वो स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन होता है, सिग्मा डिवाइड बाय एप्सिलॉन। एप्सिलॉन का कोई यूनिट है नहीं, स्ट्रेन का आप जानते ही हो, तो क्या बचा, सिर्फ स्ट्रेस। सो स्ट्रेस का जो भी यूनिट था वही यूनिट बचेगा, इसलिए ई होता है ये, ठीक है। फिर ये जी भी वही है, एक इलास्टिक कांस्टेंट, इसलिए उसका यूनिट भी सेम ही आएगा। के जो है वो भी वही है, इसलिए यूनिट सेम ही आएगा। पर म्यू जो है वो क्या है, म्यू जो होता है वो रेशियो है, पॉइजन्स रेशियो। सो हमेशा याद रखिए, रेशियो मतलब किन्हीं दो सेम चीज़ों के बीच में हमेशा लिया जाता है, इसलिए पॉइजन्स रेशियो का डेफिनेशन आप जानते होंगे। अगर नहीं जानते तो मेरा पहला वाला वीडियो देख लीजिए। क्या है, पॉइजन्स रेशियो जो होता है ना, वो आपका लैटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडनल और लीनियर स्ट्रेन होता है, इसलिए दोनों स्ट्रेन के बीच में कंपैरिजन जो है वो पॉइजन्स रेशियो से रिप्रेजेंट किया जाता है। So the ratio between two mutually perpendicular directional strain is represented by Poisson's ratio. So no unit, ऊपर नीचे कोई यूनिट है ही नहीं स्ट्रेन का, इसलिए नो। चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। So cylindrical rod subjected to axial tensile force of 20 kN at both the ends within elastic limit. So ये important है, क्योंकि क्वेश्चन में ज़्यादातर ये विदिन इलास्टिक लिमिट नहीं दिया जाता, तो मतलब आपको पकड़ के चलना होता है वहाँ पे, हाँ वो इलास्टिक लिमिट के अंदर ही है, पर यहाँ पे तो लिखा गया है पहले से। तो चलिए, आज रिजल्ट इन डिफॉर्म्स इट डिफॉर्म्स एज शोन इन फिगर, डिटरमाइन ऑल द इलास्टिक कांस्टेंट्स। लगता होगा बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन यहाँ पे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ ज़्यादा दिया गया नहीं है। पूछा गया कि सारे इलास्टिक कांस्टेंट्स करो, कैसे करे सर, ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। नहीं, बहुत ही ज़्यादा आसान है। कैसे, देखिए यहाँ पे आपका डिफॉर्मेशन पैटर्न दे दिया गया है। मतलब देखिए, ये जो डैश्ड डायग्राम है ना, वो ओरिजिनल था पहले, ठीक है। क्यों, कैसे जानो कि कौन सा पहला वाला है, कौन सा डिफॉर्म होने के बाद हुआ है। यहाँ पे कौन सा लोड लगा हुआ है, टेंसाइल फोर्स, ठीक है। टेंसाइल फोर्स हमेशा क्या करता है, बॉडी को खींचता है, मतलब जो भी डायरेक्शन में पुल होता है और फोर्स अप्लाई होता है, उस डायरेक्शन में लेंथ बढ़ जाता है। सो इसलिए डिफॉर्म्ड शेप कौन सा होगा बॉडी का, ये सिलिंड्रिकल है, मतलब इसका साइड व्यू अगर हम देखें, ठीक है, मतलब इसका एलिवेशन, तो ये इस टाइप का रेक्टेंगल आएगा। सो ये हो गया डिफॉर्म्ड बाद 20 kN लगने के बाद। पहले वाला कौन सा था, ये बड़ा वाला था, जो डैश्ड है ना वो, ठीक है। फिर क्या हुआ है, देखिए ये पहला वाला 100 mm था, बाद में एक खींच के हो गया कितना, 120 mm। फिर इसका जो क्रॉस सेक्शन है यहाँ पे दिखाया गया है। सो पहले क्या था, बड़ा होगा, क्यों, क्योंकि अगर ये इस डायरेक्शन में खींचेगा तो इस डायरेक्शन में कंप्रेस हो जाएगा, ठीक है, लैटरल स्ट्रेन जनरेट होगा। व्हाट इज लीनियर डायरेक्शन, व्हाट इज लैटरल डायरेक्शन, इसके बारे में भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाए हुए हैं, वहाँ पे आप देख लीजिए, ठीक है। सो आप इतना याद रखिए, लीनियर डायरेक्शन मतलब जो भी इन द डायरेक्शन ऑफ द एक्सिस, इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, दिस इज द लीनियर एक्सिस, एंड लैटरल वन इज द परपेंडिकुलर टू द अप्लाइड लोड। सो मतलब ये जो डायरेक्शन हो गया ना, ये हो गया लैटरल डायरेक्शन। सो लीनियरली बॉडी क्या हो रहा है, स्ट्रेच हो रहा है, मतलब लंबा खींच गया है, 120 हो गया है, पर लैटरल डायरेक्शन में क्या होगा, वो कंप्रेस हो जाएगा। अगर लेंथ बढ़ रहा है तो एरिया घटेगा ही, ये तो रूल है, ठीक है। सो ये एरिया कितना घट रहा है, देखिए डायमीटर पहले 10 mm था, बाद में 9.5 mm हो गया है, ठीक है। चलिए
इतना पता चल गया। सो ये द डैश्ड वन इज ऑन डिफॉर्म्ड कॉन्फ़िगरेशन एंड द सॉलिड वन इज सॉलिड रेड लाइन इज द डिफॉर्म्ड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द बॉडी। कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या है, फिगर, ठीक है। 20 किलो न्यूटन का टेंसाइल लोड लग रहा है। सो टेंसाइल क्या है, कंप्रेसिव क्या है, इसके बारे में भी मैंने वीडियो बनाया है, वहाँ पे देखिए। चलिए सॉल्यूशन में चलते हैं। क्या है डाटा गिवन, क्या क्या दिया गया है पहले लिख लेते हैं। ओरिजिनल लेंथ था 100, डिफॉर्म लेंथ हो गया 120, चेंज इन लेंथ क्या होगा, फिर हम इसको ऐसो इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये है मतलब कौन से दिशा में, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इसी लाइन में एक्स एक्सिस। सो एक्स एक्सिस अगर आप ड्रॉ करो तो वो तो इन द डायरेक्शन ऑफ लोड ही रहेगा, इसलिए उसको लीनियर एक्सिस बोलते हैं या लीनियर डायरेक्शन बोलते हैं। सो इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स डेल्टा एल में इसको ले लेता हूँ, क्या होगा। सो हमारा डिफॉर्म्ड लेंथ था एल डैश माइनस जो ओरिजिनल लेंथ था, उसके बीच में जो डिफरेंस आएगा वही तो चेंज इन लेंथ होगा ना। मतलब क्या चेंज यहाँ पे लेंथ में आया है, पहले था 100 बाद में हुआ 120, कितना चेंज आया है, 20 आया है। कैसे पता चलेगा, डिफॉर्म लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ, ये हो गया 20 mm 20 mm, ठीक है। नेक्स्ट ओरिजिनल एरिया। सो यहाँ पे क्या होगा, आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना होगा। स्ट्रेस जो होता है ना, दो टाइप का होता है बेसिकली जब हम कैलकुलेशन करते हैं, ट्रू स्ट्रेस, इंजीनियरिंग स्ट्रेस, ये दोनों चीज़ होते हैं, ठीक है। मैं इसके ऊपर एक वीडियो आप चाहो तो बना दूंगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा। ट्रू स्ट्रेस जो होता है ना, स्ट्रेस का डेफिनेशन होता है लोड बाय अप एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। सो ट्रू स्ट्रेस इज द लोड डिवाइड बाय डिफॉर्म्ड क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब ये वाला। पर दूसरा होता है इंजीनियरिंग स्ट्रेस, जो कि कैलकुलेशन में हमारा हमेशा यूज होता है, वो होता है लोड डिवाइड बाय ऑन डिफॉर्म्ड एरिया, मतलब पहले जो था डिफॉर्म होने के बाद वाला नहीं, तो ये वाला। तो हम यहाँ पे इंजीनियरिंग स्ट्रेस यूज करेंगे, ठीक है। तो हमेशा कैलकुलेशन में क्या होता है, आपका इंजीनियरिंग स्ट्रेस कैलकुलेट किया जाता है, ट्रू स्ट्रेस कैलकुलेट नहीं किया जाता, ठीक है। फिजिक्स में ट्रू स्ट्रेस रहता है, तो उसके बारे में हम देखेंगे बाद में, आप इतना मत ध्यान दीजिए। चलिए, सो ये हो गया ओरिजिनल लेंथ हमें चाहिए, और सॉरी ओरिजिनल एरिया। सो ओरिजिनल एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। सो ये अगर हो गया 10 mm तो मतलब 5 mm हो गया रेडियस। सो अगर डायमीटर 10 है तो डिवाइड बाय 2 इज द रेडियस, तो पाई आर स्क्वायर इज दिस, इतना mm स्क्वायर आपका हो गया ओरिजिनल एरिया, ठीक है। फिर लोड कितना लग रहा है, 20 किलो न्यूटन। अगर मैं इंटू 10⁻³ कर दूं, मतलब मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया है न्यूटन में, पता चल रहा है ना, क्योंकि 1 किलो न्यूटन जो होता है वो 1000 न्यूटन्स होता है, इसलिए 20 कितना होगा, 20 इंटू 10⁻³ मतलब 20 इंटू 1000, ठीक है। कैलकुलेशन फिर स्ट्रेस कैसे निकलता है, लोड बाय ओरिजिनल एरिया। सो लोड लग रहा है 20,000 न्यूटन डिवाइड बाय ओरिजिनल एरिया, हमारा कितना निकला था ये, तो इतना। कैलकुलेट करके देख लो, अगर मैं कहीं पर गलत हूँ तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर हमें स्ट्रेन निकालना होता है, स्ट्रेस हो गया स्ट्रेस। सो पहले हमें क्या करना है, इलास्टिक कांस्टेंट हमें डिटरमाइन करना, हमारा मतलब मेन एम है। सो बिफोर दैट वी नीड टू कैलकुलेट, always we need to calculate stress strain, because everything will concentrate on that. So we need stress, we need linear strain, we need another strain, which is that, what one, which one is that, this is your lateral one, okay, lateral strain we need. So linear stress is load divided by original area, दैट मीन्स कौन सा वाला, ये पहला वाला एरिया, ये एरिया लिया जाएगा, ये डिफॉर्म्ड एरिया है, इसको नहीं लिया जाएगा, ठीक है। सो क्यों, अच्छा ऐसा क्यों होता है, क्यों हमें डिफॉर्म्ड नहीं लेना चाहिए, मैंने अभी बताया। आप चाहो तो नेट में सर्च मार के देख लो, या फिर मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। लीनियर स्ट्रेन क्या होगा, डिफॉर्म्ड लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, ये होता है स्ट्रेन का फॉर्मूला, ठीक है। इसके ऊपर भी वीडियो है, जाके देख लो। सो चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, जो डेल्टा एल बाय एल, डेल्टा एल कितना था 20, ओरिजिनल लेंथ हमारा कितना था, ये डिफॉर्म्ड लेंथ है एल डैश, ये नहीं चाहिए हमें, ओरिजिनल लेंथ चाहिए। हम हमेशा हर चीज़ ओरिजिनल पे हम कैलकुलेट करते हैं, ये दिमाग में रखना, ठीक है। इसलिए ओरिजिनल लेंथ लिया जाता है। 100 mm था तो ये हो गया 0.2, इसका यूनिट क्या होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये भी डायमेंशन है, ये भी डायमेंशन है। सो डायमेंशन का यूनिट्स कट जाएगा आपस में, सो इसका कोई यूनिट नहीं होगा।
अभी लैटरल स्ट्रेन चाहे एप्सिलॉन डैश, इसका ये सिंबल है, डैश दिया जाता है, ठीक है। चेंज इन डायमेंशन इन लैटरल डायरेक्शन डिवाइड बाय ओरिजिनल डायमेंशन इन लैटरल डायरेक्शन। अगर हम लैटरल स्ट्रेन निकाल रहे हैं फॉर्मूला सेम ही रहेगा, बस कहाँ क्या बैठ जाएगा, यहाँ पे जो लीनियर था, लीनियर डायरेक्शन के बगैर यहाँ पे हमें लैटरल डायरेक्शन लेना पड़ेगा। मैंने पहले ही बताया था लैटरल डायरेक्शन कौन सा होता है, परपेंडिकुलर टू द अप्लाइड लोड, मतलब ये वाला डायमेंशन हमें लेना है। पहले था कितना 10, बाद में हुआ है 9.5, तो चेंज इन लेंथ कितना है 10 माइनस 9.5, ठीक है, डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ कितना था 10 ही था, तो ये हो जाएगा उसका स्ट्रेन। ये देखिए 10 माइनस 9.5 ये क्या है, चेंज इन लेंथ है, डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ कितना था 10 था, इसलिए ये हो गया आपका लैटरल स्ट्रेन 0.05। इसका भी यूनिट कुछ नहीं आएगा। फिर हमारा अभी आएगा मॉड्यूलस, जो सारे हैं हमारे उनको हम कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए पहले यंग्स मॉड्यूलस देख लेते हैं। सो ये हुक्स लॉ से आता है इसका रिलेशन, ठीक है, ये E इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन, ये रिलेशन कहाँ से आता है, हुक्स लॉ से। हुक्स लॉ के ऊपर भी मैंने वीडियो है वो देख लीजिए, ठीक है, या अगर जानते हो तो ठीक है। सो यहाँ पे ये डाल दीजिए, फिर जस्ट हमारा यहाँ पे कितना निकला था ये सिग्मा, ये 254.65, दिस डिवाइड बाय एप्सिलॉन। सो दिस एप्सिलॉन इज नॉट एप्सिलॉन डैश, सो दैट इज द लिनियर वन, मतलब ये पहले वाला जो स्ट्रेन हमने निकाला था ना ये, ठीक है, ये लैटरल है, कंफ्यूज मत होना। सो ये हो गया, कैलकुलेट करके देख लेना। इसका यूनिट हो जाएगा क्या, न्यूटन पर mm स्क्वायर। पॉइजन्स रेशियो देख लेते हैं। बाय डेफिनेशन लैटरल स्ट्रेन बाय लीनियर स्ट्रेन। सो लैटरल हमने निकाला है यहाँ पे 0.05, लीनियर हमने वहाँ पे निकाला था ये 0.2, सो ये हो गया 0.25, ये हो गया पॉइजन्स रेशियो। इसका यूनिट कुछ नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेन का कोई यूनिट होता नहीं है। चलिए अभी जानते हैं शियर मॉडुलस के बारे में, कैसे निकालेंगे। इसका रिलेशन है ना, पहले हमने देखा था, ये वाला जो सब रिलेशन है इससे ही सब कुछ निकल जाएगा। अभी ई हमने पा लिया है, म्यू पा लिया है, तो जी निकलेगा, के निकलेगा, फिर उसको चेक करेंगे यहाँ पे डाल के कि वो ठीक होता है या फिर नहीं होता, ठीक है। या फिर आपका क्वेश्चन जो है वो डिफरेंट टाइप्स का आ सकता है, कहीं क्या करता है, कभी कभी के का वैल्यू दे देता है, स्ट्रेस स्ट्रेन दे देता है, तो उससे आपको ई पता चल जाएगा। फिर इसको म्यू आपको अननोन होता है, वहाँ पे पूछा जाता है कि कैलकुलेट द पॉइजन्स रेशियो, तो फिर आप सिंपली क्या करना है, स्ट्रेस स्ट्रेन निकाल लेना। अगर नहीं दिया गया है तो लोड दिया होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया होगा, स्ट्रेस आ गया, ये सो समझ रहे हो ना। ई सिग्मा एंड एप्सिलॉन, कैपिटल ई सिग्मा एंड एप्सिलॉन, ये तीनों ही सब कुछ देते हैं, ठीक है। या फिर आप मान लो सिग्मा एंड एप्सिलॉन ही सब देते हैं, क्योंकि सिग्मा एप्सिलॉन पता है तो ई भी पता चलेगा, ठीक है। अच्छा, अगर सिग्मा नहीं दिया गया, मतलब स्ट्रेस नहीं दिया गया होगा, तो क्या दिया होगा, फोर्स एंड एरिया दिया होगा, वहाँ से आप स्ट्रेस निकाल लेना, ठीक है। फिर स्ट्रेन नहीं दिया होगा तो क्या दो, डिफॉर्म शेप दिखाया होगा, जैसे यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है, तो यहाँ पे चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ करके आपको स्ट्रेन निकाल लेना होगा, ठीक है। सो डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है। चलिए, सो ये रिलेशन से हमें जी मिल गया इतना, ठीक है, आप कैलकुलेट करके देख लें। बस यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे ई का वैल्यू डाला गया है, जी अननोन है, म्यू का वैल्यू डाला गया है, यहाँ से जी हमें निकल जाए इस इक्वेशन से, ठीक है। फिर बल्क मॉडुलस का रिलेशन हमें पता है, इज इक्वल टू, ये सेकंड जनरेशन वाला था, ये थर्ड जनरेशन वाला है, बट के और जी के जगह पे के लगेगा, 1 - 2 म्यू हो जाएगा अंदर, तो यहाँ से ये निकल जाएगा के, ठीक है। इसका यूनिट सारे सेम ही होगा, न्यूटन पर mm स्क्वायर, आज द ई, ओके। सो फाइनली हम एक चेक कर लेते हैं, इतना क्वेश्चन में तो इतना ही दिया गया है, कैलकुलेट ऑल द इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स, पर हम एक चेक कर लेते हैं कि ये ठीक निकला है या फिर कोई गलती हो गई है हमसे, ठीक है। सो कैसे करेंगे, क्योंकि हमें एक फाइनल रिलेशन पता है, ई जी एंड के के बीच में क्या है, 9 kg बाई 3 kg, 3 k प्लस जी, बीच में प्लस डालना मत भूलना, ठीक है। सो इसको आप बस डाल दो, यहाँ पे के वैल्यू डालो, जी की वैल्यू डालो, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है, आप इसको कैलकुलेट करो, कमेंट में बताओ कि आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। कितना आ रहा है देखिए, ई 1273.24 न्यूटन पर mm स्क्वायर, कितना निकला था पहला, ये हाँ उतना ही है, 25 है, यहाँ पे थोड़ा डिजिट में गड़बड़ी हुआ होगा, ठीक है। सो इसलिए ये चेकड हो गया, हमने चेक भी कर लिया कि हाँ मेरा कैलकुलेशन जो है, हमारा जो कैलकुलेशन है वो सही है, ठीक है। सो ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है,
क्योंकि ये जो रिलेशन है ना, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हमेशा आता है। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, सब कुछ आपके दिमाग में बैठ गया होगा इसके बारे में, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे रिलेशंस में निकालना है, क्या क्या दिया जाता है क्वेश्चन में, क्या क्या पूछा जाता है। ठीक है, कभी कभी ये यहाँ पे आपको के एंड जी का वैल्यू दिया गया होता है, ई का वैल्यू पूछा गया होता है, तो यहाँ पे डायरेक्ट आपको दिमाग में आपको थर्ड दौड़ाना होता है। क्या दौड़ाना होता है कि अगर के एंड जी दिया गया है, मतलब 9 kg/3 kg इक्वल टू ई, सो वहाँ से ई निकल जाएगा। ठीक है, ये सब यहाँ पे आपको मैंने बता दिया है आज। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।